बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जैसे कि हमारी जो टीम है, टीम FNH, दे आर नोन फॉर द मोटो और जो है वेयर क्वालिटी एजुकेशन मीट्स अफोर्डेबिलिटी। उसी तसलसल में हम आपको यूक्रेन के बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। आई होप दैट विल बी यूजफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड। जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वो यूक्रेन है। और यूक्रेन जो है इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, जिसके बारे में अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये ईस्टर्न यूरोप का एक हिस्सा है। और ईस्टर्न यूरोप में इसके जो बेसिकली दो मेन बॉर्डर्स लगते हैं वो पोलैंड में और रोमानिया को लगते हैं, जो शेंजन कंट्रीज़ का एक हिस्सा है। तो कंपैरेटिवली अगर हम बाकी कंट्रीज़ जो रशिया से सेपरेशन के बाद अलग हुए थे इसको इसलिए ज़्यादा फोकियत दी जाती है, इसको गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है। सबसे बड़ी बात जो इसकी जियोग्राफिकली आप देखा जाए तो इसके एक साइड पे अगर आप देखें तो पोलैंड है, दूसरी तरफ पे रोमानिया है, एंड इस तरह बेलारूस से होते हुए ये रशिया तक चला जाता है। इसके बारे में आपको जो मेन चीज़ें हैं दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड वो ये है कि इसकी पॉपुलेशन जो है 44.7 मिलियन है, जो कंपैरेटिवली बहुत एक ऐसी आबादी है जहाँ पे इजीली आप एकोमोडेट हो सकते हैं। और दूसरी बात यह आ जाती है कि इसका एटमॉस्फेयर जो है वो कंपैरेटिवली जो बाकी रशियन स्टेट्स हैं उससे बहुत अच्छा है। ये प्लेजेंट उसमें जाता है, मतलब एक्सट्रीम वेदर्स नहीं है यहाँ पे, सर्दी और गर्मी दोनों दरमियान में ही चलने वाला एक मुल्क है। तो यहाँ पे वेदर के हिसाब से इट इज़ परफेक्ट। तीसरी भी जो सबसे बेहतरीन एक इंकरेजिंग बात आ जाती है कि इसका जो लिटरेसी रेट है वो 99.7% है, जो एज पर यूनेस्को आप उसको गूगल कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो लिटरेसी रेट से ये पता लगता है कि इसकी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इस लेवल का है कि वहाँ पे ऑब्वियसली जो सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो उन्होंने अचीव किया हुआ है। ठीक है जी। उसके अलावा इसकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी जो मैक्सिमम फैकल्टीज़ हैं वो यूरोप से ही आते हैं और वहीं से यहाँ पे वो टीच करके मीडियम ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली वहाँ पे इंग्लिश ही है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा वहाँ पे जो ज़ुबान बोली जाती है वो यूक्रेनियन ज़ुबान है। उसके बाद अगर हम अगर यूक्रेन को कंपेयर करें आगे तो उसमें हमें इसको डेफिनेटली अगर हम सोचेंगे यूक्रेन के बारे में तो पहले हमें अपनी कंट्री को बीट करना पड़ेगा, मतलब इन अ सेंस कि यार क्या वजह कि मैं अपने मुल्क को, अपने फैमिली को छोड़ के हम चले जाएं एक और मुल्क में। उसमें अगर सबसे बड़ी पहली बात जो आ जाती है वो हमारे डिफरेंट एजेस हैं जो हमें यूक्रेन में मिल जाते हैं। अगर उसमें आप सबसे पहली चीज़ ले लें, अगर आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स को ले लें, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल आप देख लें तो मेडिकल में हमें 90% जो हमारे बच्चे हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया था, जो बाहर रह जाते हैं उनको हमारा जो मेरिट का एक आंसर है, जो जिसको मैं डिस्क्रिमिनेशन का नाम देता हूँ, वो वहाँ पे आपको एकोमोडेट कर देते हैं। और जो मेरिट की वजह से जो बच्चे रह जाते हैं वो इजीली वहाँ से उन यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आ सकते हैं जो PMC से रिकग्नाइज्ड हैं। अगर इसको मेडिकल को फिर फर्दर ऑन फाइनेंशियल्स में बहुत बड़ा हेल्प है, जिसका मैं आपको कंपैरिजन दे दूंगा। इसके बाद मेडिकल के बाद आपकी इंजीनियरिंग आ जाती है। इंजीनियरिंग में फिर फर्दर ऑन वो इंजीनियरिंग की फील्ड जो यहाँ पे हमारे पास लेक कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप देखें तो एविएशन और मेरीन इंडस्ट्री ऐसी है जो वहाँ की टॉप ऑफ द लाइन समझी जाती है। यूक्रेन की जो नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी से लेकर बाकी जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें अगर आप देख लें तो आपको एडमिशन भी आसानी से मिल जाता है, एंड देन यू आर स्टडीड विद द बेस्ट हैंड्स। आई मीन वहाँ पे बेहतरीन दिमागों के साथ हम अपने आप को और ग्रूम और ग्रोथ कर सकते हैं। तो जो वहाँ पे हमें एक और एज मिल जाता है, हमें उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि मेरिट से आप साइड पे हो जाते हैं। रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो कोर्सेज जो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली काफ़ी कमज़ोर हैं, आप उसको जो है ना बीट कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जितनी भी वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ हैं वो HSC से इन टर्म्स ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज़ PEC, HSC और साथ में PMC ये सबसे रिकग्नाइज्ड हैं। और अभी ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी आप कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी अब हमारे अपने PMC की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर एक लिस्ट दी हुई है। सो यू हैव अ लॉट, मतलब आपकी सोच से ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं वहाँ पे यूक्रेन में, वो सबसे बड़ा बेनिफिट उनका ये है कि यूक्रेन का इटसेल्फ जो है वो MOU साइन हुआ है शेंजन कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हैं। ठीक है। अब जो MOU है वो बेसिकली इस तरह है कि अगर आप कोई भी स्टडी, ड्यूरिंग स्टडी भी आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अपना क्रेडिट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
अगर हम स्पेसिफिकली मेडिकल को लेते हैं तो अगर आप जो क्लिनिकल स्टडीज़ वो पढ़ के ना जब आप हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो आप अपनी अटैचमेंट जो है वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी ऑफ द एग्जाम। अब अगर आप इवन पाकिस्तान भी लेते हैं तो पाकिस्तान कहीं से भी आउट ऑफ पाकिस्तान अगर आप कहीं से भी पढ़ के आते हैं, आपको एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम NLE जिसे कहा जाता है, आपने उसको क्वालिफाई करना होता है। जबकि यूक्रेन का जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो रिकग्नाइज्ड बाय द एंटायर 28 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन जो है। तो अब यहाँ से किसी भी कंट्री में विदाउट एनी एग्जाम, जस्ट एक शर्त है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। आप वहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी भी जा सकते हैं और आफ्टर स्टडी तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हैं इन टर्म्स टू ज्वाइन योर करियर इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड ऑल दिस। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि वहाँ के लो लिविंग कॉस्ट है। लो लिविंग कॉस्ट का मतलब है कि वहाँ पे बेहतरीन ज़िंदगी तकरीबन $150 के अंदर आप एकोमोडेट हो जाते हैं। पाकिस्तान 25-30 हज़ार, अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को भी लेते हैं तो वो भी इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। आप किसी भी अच्छे एरिया को इस्लामाबाद में ले लें, इस जैसे एरियाज़ में आप वहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं। तीसरी बात जो आ जाती है वो ये कि कंपैरेटिवली, चूंकि अब 2020 में यूक्रेन को यूरोप में मर्ज होना था, ड्यू टू कोरोना नहीं हो सका। अब किसी भी टाइम ये मर्ज हो जाएगा। इन 2021 में एक्सपेक्टेड है कि एंड तक ये उसको क्वालिफाई कर जाएंगे जो उनके शराइत हैं, जो कर चुके हैं, लेकिन वो प्रोसेस स्लो हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी भी टाइम यूरोप का अगर हिस्सा बन गया तो फिर इसमें जाना इतना आसान नहीं होगा। कंपैरेटिवली इसके जो वीज़ा बैरियर्स हैं वो काफ़ी कम हैं और दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि आप वहाँ पे पेनेट्रेट करके अपनी ज़िंदगी और अपने उसको एक प्रॉपर ट्रैक पे ले आएँ। उसके बाद जो आगे एक और चीज़ आ जाती है, प्रोफेशनल ग्रोथ आ जाती है। यूक्रेन में कंपैरेटिवली प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर है, इन अ सेंस बेहतर नहीं, बेहतरीन है आई वुड से। मैं अब जस्ट जब आपके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मेडिकल ले लें, वहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा फ्लो जाता है एंड इनकरेजिंग है। तो उसमें यह है कि जो यहाँ पे अगर लेट से कोई बच्चा MBBS कर जाता है, कोई डॉक्टर बन के ना आगे अगर MO की जॉब किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में ले लें जो हमारे लोकेलिटी में होते हैं, तो MO का जो एवरेज है वो 45-50 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं है। हालांकि यूक्रेन के अंदर MO की जो अगर जॉब है, अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप चले जाते हैं वहाँ से, बिकॉज आपको कोई बैरियर तो है नहीं, आप जैसे ही आप MBBS करें आप वहाँ पे चले जाएं तो वो अबव 6,000 यूरोस प्लस जॉब आपको मिलती है और बड़े आसानी से मिलती है। सब्जेक्टेड टू कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज आपको आए, बाकी डिग्री यही काफ़ी है। डोंट हैव टू गो टू एनी अटेस्टेशन, क्योंकि इन सब के इन्हीं की फैकल्टी इन्हीं कंट्री से जाके वहाँ पढ़ाती है एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस। तो प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। ऑल्दो मेरी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ज़रूर कहता हूँ कि यार कहीं ना कहीं अपने मुल्क की तरफ आपने लौट के आना है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें एज ए प्रोफेशनल तो अपना बुनियाद बनाने के लिए आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जी एक और फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि यूक्रेन उन कुछ ममालिक में है, हमारे पास काफ़ी सारे ममालिक हैं जिनको हम वो करते हैं कि जिसमें आप स्टूडेंट वीज़े पे काफ़ी हद तक जॉब्स आपको अलाउ होते हैं, लीगल होते हैं, जिसमें आप समझ लें अगर हम या सबसे छोटा स्किल अपना उठा लें, अगर हम थोड़ा बहुत इंग्लिश भी अगर हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, तो उसमें जो PRO के जॉब्स हैं उसमें आपको इतना कुछ आ जाता है कि आप अपनी लिविंग और फ़ी और सब कुछ वहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं। सो दैट इज़ येट अनदर वेरी बिग एज जो आपको यूक्रेन में स्टडी के दरमियान आपको हेल्प आउट कर जाता है। उसके बाद हम आगे अगर इस चीज़ को कंक्लूजन की तरफ ले जाएं तो देयर आर सर्टन थिंग्स जो मैं समराइज़ करना चाहूँगा अपने इसी डिस्कशन से। उसमें यह कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ स्टडी ऑल द यूनिवर्सिटीज़ जो जिसमें भी आप पढ़ने जाते हैं, जो मोस्ट ऑफ देम जो हम रिकमेंड करेंगे या जो अगर आप रिकमेंड करके आएंगे हम उसके ऊपर स्टडी करके देंगे, वो आइदर पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो PMC है या HSC है या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उनसे वो अप्रूव्ड हैं। तो आपकी डिग्री यहाँ पे बाय एनी मीन्स यहाँ पे उसकी उतनी वैल्यू होगी जब आप यहाँ से पढ़ते हैं या बाहर से पढ़ के आते हैं। दूसरी चीज़ जो आ जाती है हमारी पर्सनली बीइंग एज एन FNH अगर मैं बात करूँ तो हमारे अपने एफिलिएट्स हैं, हमारे अपने वहाँ पे फुटिंग है। या तो अगर कोई यूनिवर्सिटी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, नहीं है तो कोई यूनिवर्सिटी आप अगर ढूंढ के लाते हैं तो भी हमारी टीम या कोई भी अच्छा कंसल्टेंट अगर उनकी अप्रोच है तो वहाँ पे एडमिशन आपको दिलवा सकता है।
तीसरी चीज़ जो इसका बेनिफिट है कि जो हमारे फाइनेंशियल्स के मारे हुए या मेरिट के मारे हुए लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जिट है। और इसमें जबकि हमारे पूरी ज़िंदगी इन 3-4 साल की एजुकेशन जो बैचलर्स कंसिडर होता है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग या किसी चीज़ में ले लें आफ्टर FSC, इसके ऊपर हमारी सारी ज़िंदगी डिपेंडेंसी के ऊपर जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ मेरिट्स और फाइनेंशियल्स जो मेरे पहले डिस्कशन के अंदर आया कि वो हमें काफ़ी डैमेज कर जाती है, तो उस डैमेज को किसी हद तक यूक्रेन में कवर किया जा सकता है। इसी हवाले से अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको और इन्फॉर्मेशन दे देंगे।